हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर 1 से थोड़ी सी बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स में हम किन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं और फिजिक्स का स्कोप क्या है। और बेसिकली एक सबसे ज़रूरी बात कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज है अप टू क्लास 12th जो 10th है वो सभी को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जो सभी के साथ प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर लोगों के साथ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिक्स के नाम से घबराते हैं, मोस्टली बायो वाले। वो इसीलिए कि उनको ऐसा लगता है कि हमें मैथ नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10th क्लास तक की मैथ ही हमें यहाँ पर काम में आती है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो भी होता है। और जो कुछ और हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स काम में आती है वो यहाँ पर आपको क्लास 11th में उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स का, जिससे कि हमें फिजिक्स को समझने में हेल्प हो सके। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या तो फिजिक्स का स्कोप है, फिजिक्स में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं और फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ में क्या रिलेशन है, और लास्ट में फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहला तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये फिजिक्स जो है इसमें होता क्या है, यानी कि हम इसमें पढ़ते क्या हैं। तो फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर and their manifestation in different natural phenomena। यानी कि फिजिक्स में हम जो हमारे नेचर के जो लॉज होते हैं, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, उनको स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम नेचर के जो नेचर जिन लॉज के इन्फ्लुएंस में ऑपरेट होती है या नेचर जिन लॉज को फॉलो करती है, उन लॉज को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं और उनका मैनिफेस्टेशन करते हैं डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। जो लॉज हमने पढ़े हैं उनको डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना में हम उनको अप्लाई करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज। बेसिकली फिजिक्स जो होती है वो स्टडी होती है नेचुरल वर्ल्ड की। जो हमारे चारों तरफ जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें जो भी फिनोमेना हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो होती है, सन जो होता है, बेसिकली हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं कि सन इज रोटेटिंग अबाउट अर्थ। लेकिन हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि सन इज नॉट रोटेटिंग अबाउट अर्थ, बट अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन। जो कि हमारे सन जो होता है सौर मंडल का हमारा एक स्टार होता है, और उसके अबाउट जो प्लैनेट्स होते हैं वो डिफरेंट जो ऑर्बिट्स होती है उनमें रोटेशन करते हैं। तो इस तरीके से और भी नेचुरल फिनोमेना होती है, जैसे कि जो हमारे वेदर है, वेदर चेंजेज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, जो हमारे वल्केनो हैं, जो हमारा कह सकते हैं कि जो विंड आते हैं, हवाएं चलती हैं, साइक्लोन आते हैं, पानी का है, वाटर के इफेक्ट होते हैं, वो सब हम जो भी कुछ देखते हैं, या हम देखते हैं कि वही इलेक्ट्रिसिटी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मोबाइल फोन हम यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो जाता है। तो ऐसे फिजिक्स में हम जितने भी हम यहाँ पर हमारे चारों तरफ जो चीज़ें देख रहे हैं, बेसिकली बहुत ही बेसिक लॉ है या बहुत ही बेसिक साइंस है नेचर का, फिजिक्स, जिसमें कि हम बहुत सारी हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में जो फिनोमेना होते हैं उनको यहाँ पर स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड लॉज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इन फिनमेन वर्ड्स फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर। जो बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट और लेक्चरर हुए हैं फिजिक्स के, फिनमैन, रिचर्ड फिनमैन, उनके वर्ड्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर को समझने की जो प्रक्रिया है, नेचर को जो समझना है, वही क्या कहलाता है? फिजिक्स। यानी कि हमारे जो फिजिक्स होती है उसमें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसको जानने की जो प्रक्रिया है उसमें जो कोई लॉ हम उसके पीछे ढूंढ पाते हैं, उस प्रक्रिया के पीछे, उस फिनोमेना के पीछे, वो नेचर के बेसिक लॉज होते हैं, उनको ढूंढना ही क्या कहलाता है? उनको ढूंढना ही स्टडी ऑफ फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में हम उन्हीं को ढूंढते हैं, उन्हीं का रिसर्च करते हैं और उन्हीं को ही आज हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में, तो हम बहुत ही बेसिक, बहुत ही जो है कह सकते हैं कि आपकी पहली सीढ़ी है यहाँ पर पढ़ने के लिए। हालांकि आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत उन चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपने पढ़ा है इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टारगेट होता है, जो हमारा एम होता है, वो हम उसको एक ब्रॉड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि फिजिक्स को हमें बहुत आगे तक पढ़ना है। इस तरीके से हम उसको स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में या कहें साइंस में जो थ्योरी होती है और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो गो हैंड इन हैंड इन फिजिक्स।
ऐसा बोल सकते हैं, एंड हेल्प ईच अदर्स प्रोग्रेस। साइंस में बोले या फिजिक्स में बोले, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनकी प्रोग्रेस में। यानी कि कोई अगर, जैसे कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में कोई लॉ अभी तक नहीं बना हुआ है, जैसे कि कोई नेचर में कोई फिनोमेना हमने देखा, ये लेबोरेटरी के अंदर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक हमारे पास में कोई नॉन लॉ नहीं है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, थ्योरी प्रिडिक्ट करते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले थ्योरी प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा या ऐसा होना चाहिए, और उसको लेके उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बेस प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके से थ्योरी और एक्सपेरिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, थ्योरी एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करती है, एक्सपेरिमेंट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है और इसमें एक्साइटमेंट क्या है? तो बेसिकली जो फिजिक्स का स्कोप है ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है। मेनली हम फिजिक्स का जो स्कोप है उसको दो डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। इन टर्म्स से आप भली भांति परिचित होंगे। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक जो टर्म होती है, तो माइक्रोस्कोपिक, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, माइक्रोस्कोप नॉर्मली हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को देखने के काम में आता है, तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन है उसमें बहुत स्मॉलेस्ट जो थिंग्स होती हैं, बहुत स्मॉलेस्ट लेवल पे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को पढ़ते हैं, या नेचर के लॉज हैं उनको पढ़ते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जाता है। सो द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स का, उसमें हम क्या चीजें पढ़ते हैं? लेबोरेटरी स्केल पे जो फिनोमेना हो रहे हैं, लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, टेरेस्ट्रियल फिनोमेना जो होते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे जो फिनोमेना होते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स इन इस डोमेन पे भी अप्लाई की जाती है, एज वेल एज फिजिक्स जो होती है माइक्रोस्कोपिक डोमेन में भी अप्लाई की जाती है। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या इंक्लूड किए जाते हैं? एटम्स या एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर पार्टिकल्स या न्यूक्लियस जो चीजें होती हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इवन हम नॉर्मल जो हमारा माइक्रोस्कोप है उनसे भी इनको नहीं देख सकते। तो इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। वहां पर भी हम नेचर के जो बेसिक लॉज हैं उनको पढ़ते हैं इन फिजिक्स। तो इसका जो स्कोप होता है ये बहुत ही बड़ा है कि ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों लेवल्स पे काम करती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक का एक एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने बताया कि जो अर्थ होती है वो सन के अबाउट क्या करती है? रोटेट करती है, रोटेशन करती है। जैसे कि ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया, और इसके अबाउट अर्थ क्या करेगी? रोटेशन करेगी। तो अर्थ जब ऐसा रोटेशन कर रही है, इसमें ये जो फिनोमेना है ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल का फिनोमेना हो गया, ये एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे चला जाता है। तो ऐसे फिनोमेना को समझने के लिए भी हम फिजिक्स यूज करते हैं, एज वेल एज एटॉमिक स्केल पे। एटॉमिक स्केल पे आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसा कि अर्थ और सन के केस में होता है, वैसा ही यहाँ पर एटम के केस में भी होता है। और उस स्केल को या उस लेवल पे इस फिनोमेना को समझने के लिए भी हम फिजिक्स को यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़े से बड़े लेकर बहुत छोटी से छोटी चीजों में भी हम फिजिक्स को यूज कर सकते हैं। और इसका एक्साइटमेंट क्या है? यही इसका एक्साइटमेंट है कि हम अपने चारों तरफ जो भी फिनोमेना देखते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें हम फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम यूज भी करते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम टेलीविजन यूज करते हैं, हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, हम लोग, आप देखेंगे कि आपको नई नई चीजें आजकल देखने को मिलती हैं। तो वो सब जो चीजें डेवलप हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है? वो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की। लोगों को कुछ करने के लिए वहां पे क्या है, कुछ जानने के लिए, नई चीजें खोजने के लिए उनको एक्साइटमेंट है, तो वो फिजिक्स में उनको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फिजिक्स का जो स्कोप है, हमने अभी बताया कि बहुत बड़ी से बड़ी लेकर छोटी से छोटी चीजों पर अप्लाई करते हैं। तो फिजिक्स का जो स्टडी है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है क्लासिकल फिजिक्स
और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। कैसे किया है हमने डिवाइड कि जो हमारा बड़ी चीजें हैं, जैसे कि हमने बोला मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो फिजिक्स काम करती है वो कौन सी होती है? क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो हमारे लेबोरेटरी या एस्ट्रोनॉमिकल या टेरेस्ट्रियल फिनोमेना होते हैं उन पे जो फिजिक्स अप्लाई करते हैं वो कौन सी होती है? क्लासिकल फिजिक्स होती है। और क्लासिकल फिजिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं वो कौन कौन सी है? मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में हम मैकेनिक्स से रिलेटेड या मोशन या कह सकते हैं कि ना अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो उस तरह की चीजें मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, तो रे ऑप्टिक्स और जो है वेव ऑप्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। और एक होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एनर्जी और एंट्रोपी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है टेम्परेचर के इफेक्ट से, प्रेशर के इफेक्ट से, वॉल्यूम के इफेक्ट से, वो सब हम चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो वो जो ये चीज़ें हैं जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इनको कंसिडर करके चलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में वो ब्रांचेज आती हैं और भी इसकी ब्रांचेज है। सिमिलर वे में जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्टडी किया जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में एक आती है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जैसे ही होती है, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम्स पे अप्लाई नहीं की जा सकती। एटॉमिक स्केल पे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाती है। तो उस स्केल पे जो मैकेनिक्स डेवलप की गई है वो क्या कहलाती है? क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। जो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कहें एटम्स, उन पे जो मैकेनिक्स अप्लाई की जाती है वो कौन सी होती है? क्वांटम मैकेनिक्स होती है, जो कि हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में नाम समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस से रिलेटेड या न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है एंड उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनका जो बिहेवियर होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी होती है, तो वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है। पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स का मतलब है कि बहुत सारे हमारे पास में, अभी तक तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है वो तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। आज तक 1000 से ज्यादा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा चुका है डिफरेंट टाइप्स के। उनमें से कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो जो उनसे रिलेटेड फिजिक्स होती है, जो पार्टिकल्स जिन बेसिक लॉज को गवर्न कर, बेसिक लॉज से गवर्न होते हैं उनका बिहेवियर, उसको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये ऐसा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गया सारा। तो वो सब किस में चला जाता है? हमारा मॉडर्न फिजिक्स में। अब बात करते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने जैसा बताया कि मैथमेटिक्स जो हमारे लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, तो मैथमेटिक्स को अगर हम एक्सप्लेन करें कि फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो क्या है? मैथमेटिक्स है। हम फिजिक्स का कोई भी लॉ जो होते हैं, कोई भी प्रिंसिपल जो होता है, उसको मैथमेटिक्स की टर्म्स में क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी को एक्सप्रेस करना है, तो फिर हम क्या करते हैं? शब्दों का यूज करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी कि हम हिंदी में उनको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इंग्लिश में कर सकते हैं, हम चाइनीज में कर सकते हैं, हम रशियन में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारी हेल्प करता है वो कौन होती है? मैथमेटिक्स। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 9th या 10th में कहीं पर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses is proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance apart। ये एक ग्रेविटेशनल लॉ का स्टेटमेंट हो गया। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक ये स्टेटमेंट हो गया इसका, इन टर्म्स ऑफ बर्ड्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ जो है न्यूटन का, उसका स्टेटमेंट हो गया कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मासेज ऑफ टू मासेज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये ऐसा लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया आपको स्टेटमेंट बोलने के लिए, आपको फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए। बट यहाँ पर हमारे पास एक कन्वीनियंट वे है कि हम इस स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये अगर हमें याद है तो ये स्टेटमेंट को हमें बोलने की जरूरत नहीं है, या हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इससे ही अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि भाई जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो जाएगा? दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेज m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि r स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी मेथड हो गया, एक कन्वीनियंट वे हो गया अपने
जो लॉज हैं उनको एक्सप्रेस करने का इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए हमारे लिए मैथमेटिक्स यहाँ पर जरूरी हो जाती है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, जो भी हम डेराइवेशन करना चाहते हैं, वो सब मैथमेटिक्स में चलता है। इसीलिए जो लोग समझते हैं कि भाई उनको फिजिक्स टफ लगती है, तो उनका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि उनको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है या उनको मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मैथमेटिक्स का जो यूज करते हैं वो 10th लेवल की ही मोस्टली मैथमेटिक्स होती है। 11th 12th का पार्ट काफी कम होता है। 11th का और 12th का जो जो भी होता है वो आपको पढ़ाया जाता है। ओके, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान रखें कि आपके 10th तक के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपके स्ट्रांग हो, और अगर नहीं है तो आप उनको रिवाइज करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं नेचर में, वो क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। हम लोग देखते हैं कि फोर्स के बारे में आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा एक फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जो है पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोर्स जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं। फोर्स कई तरह के होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, डिस्टेंट फोर्स होते हैं। फोर्स कई तरह के लगाए जाते हैं, कई तरह के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होते हैं। जैसे सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स काम करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो वहां पर कैसा फोर्स हो जाता है? वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, है ना। कुछ आपने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि अगर आप अपने हाथों की हथौलियों को आपस में रब करते हैं तो देखते हैं कि हम वो गर्म हो जाती है, तो वहां पर हम कहते हैं भाई यहाँ पर क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। या अगर हम किसी चीज को किसी फ्लोर पे अगर हम खींचते हैं तो वो क्या है, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से वो क्या है, उसमें आवाज आती है, वो खींचने में आपको परेशानी महसूस होती है, तो कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वाटर का विस्कस फोर्स होता है ना। ऐसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होता है। स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, उसमें टेंशन फोर्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं नेचर में। इवन हमारे मसल्स फोर्स होते हैं। हम किसी भी चीज को पकड़ के उठाते हैं तो अपनी जो मसल्स होती हैं उनके थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे फोर्सेज हम नेचर में देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग नाम से आप उसको पढ़ते हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो सारे फोर्सेज जो होते हैं वो किसी ना किसी एक फोर्सेज से मिलकर बने हुए होते हैं, या कहें कि कुछ फोर्स ऐसे हैं नेचर में जिनको हम फंडामेंटल फोर्स कह सकते हैं, और अदर जो फोर्सेज होते हैं वो उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेज से ओरिजिन होते हैं या उनसे ही बनते हैं, और उनके रूप में ही उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो इट इज सपोज दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। अभी तक ये माना जाता है कि वही नेचर में जो है 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। इट इज सपोज, मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा माना जाता है क्योंकि अभी आगे जो है इसमें ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि इन फंडामेंटल फोर्सेज की संख्या को और कम किया जाए। वो कहलाता है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। तो अभी जो हम मानते हैं वो 4 तरह के फोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका जो है सभी पार्टिकल्स पे ये जो काम करता है, ये मासिव पार्टिकल जो होते हैं, सभी तरह के मासिव पार्टिकल्स के बीच में काम करेगा। इन सब फोर्सेस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, न्यूटन ने दिया था। 2 मासिव पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये जो होता है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में काम करता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा लिख सकते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम करता है किस पर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन होती है, इसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। जैसे मैंने बताया पार्टिकल्स होते हैं हमारे नेचर में, बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में रिएक्शन होती है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा जो है एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो उन रिएक्शंस में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलता है, और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसका, और वो होता है बीटा डिके। तो बीटा डिके इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें से एक न्यूक्लियस से जो है एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा डिके। और इस बीटा डिके में जो फोर्स होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये न्यूक्लियस की रेंज में ही काम करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी ये काम करते हैं। इस तरीके से फंडामेंटल फोर्सेज की संख्या कितनी है, 4 है नेचर में। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन फोर्सेज के बारे में जो ज्यादा डिटेल में है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।